तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का पहला सेशन ऑफिशियली, पेपर नंबर 1 अकाउंटिंग। सर इससे पहले हमारा जो है बच्चे एक लेक्चर हुआ। सर उस एक लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर करा था? उस एक लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी सिलेबस के बारे में। ठीक है, अब जिन बच्चों ने पहली बार वो सेशन देखने हैं मेरा, वो क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे बेटा पहला सेशन आपको मिल जाएगा। हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में बात करी थी और एंड में हमने थोड़ी सी चर्चा करी थी डेप्रिसिएशन के ऊपर। बिल्कुल देर से हमने बात करी थी बस डेप्रिसिएशन के बारे में। हमने कुछ पढ़ा नहीं था खासा, बट बस कुछ एक बस डिस्कशन करके चली थी। ठीक है, अब सर आज हमने क्या करना है बेटा, आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा दैट विल बी, हमने ना डेप्रिसिएशन स्टार्ट करना। सर कितने दिन लगेंगे इस चैप्टर को? हमने पहले ही चैप्टर करा हुआ है, तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? बेटा हम ना कोई टाइमलाइन डिसाइड नहीं करेंगे कि कितने दिन में एक चैप्टर खत्म करना है इन फाउंडेशन लेवल, बिकॉज दिस इज द बेस क्लास। यहाँ पर मेरे हमारे पास ना दो कैटेगरी के स्टूडेंट यूजुअली देखने को मिलते हैं, या रेदर बोलूं तीन कैटेगरी के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो अभी प्लस वन में है, प्लस 2 में है, सीए उसका ड्रीम है, वो स्टूडेंट है। उसने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना सिर्फ +1 लेवल पे पढ़ाया गया है, मतलब फाउंडेशन। हो सकता है कि रट्टाफिकेशन के बेस के ऊपर हो कंसेप्ट, हो सकता है कंसेप्ट उस लेवल की क्लैरिटी ना हो। मुझे उस बच्चे को भी कैटर करना है। हमारे पास ऐसा स्टूडेंट भी है जो शायद +2 में बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी हुई है +2 लेवल तक, जिसको बेस पता है इस चैप्टर के। क्योंकि कुछ एक टॉपिक्स तो ऐसे हैं ना जो +1 +2 वाले हैं हमारे पास, जिसके बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा स्टूडेंट भी है हमारे पास। तो उस स्टूडेंट को भी ये ना लगे यार ये तो बड़ा स्लो चल रहा है। हमारे पास ऐसा स्टूडेंट भी है जो अभी बीकॉम में है, बीकॉम सेकंड ईयर में बैठा है, थर्ड ईयर में बैठा है, सीए स्टार्ट कर दी। उसको +1 करे हुए इतना टाइम हो गया कि अब उतना कंसेप्ट जो है वो याद नहीं है या रिकॉल नहीं हो रहा। और +1 में जो बच्चा होता है ना, इतना सीरियस होता नहीं है। और आप लोगों का जो सीए फाउंडेशन का लेवल होता है वो +1 से तो हायर होता है। अभी आपको उसका एक ट्रेलर दे देते हैं। डेप्रिसिएशन चैप्टर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन चैप्टर देखो जब सीए लेवल पे हम बात कर रहे हैं तो किस लेवल पे चला गया वो? आपको सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमने इस चैप्टर को देखो इतने टॉपिक्स हैं जो हमने कवर करके चलने हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सेकंड विल बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, की डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करी जाती है। तीसरा है व्हाट आर द फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर्स है बेटा विच हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन अगर निकालनी है, कंप्यूट करनी है, तो डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स लगते हैं। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, आप लोगों ने +1 लेवल पे सिर्फ दो मेथड्स पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDB मेथड, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल देते थे। यहां पर चार और मेथड आपके सामने आ गए। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, मशीन आर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। देन यहां पे भी नहीं रुका ये, कहते हैं और भी कंसेप्ट है जो आपने पढ़ने हैं। पहला है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और डिस्पोजल ऑफ पीपीई। सर ये पीपीई क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको तुम फिक्स एसेट बोलते थे टेंजिबल, उसको अब हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका? चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कभी ऐसा सवाल किया था जिसके अंदर पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, अब हम WDV फॉलो कर रहे हैं, या पहले WDV फॉलो कर रहे थे लेकिन अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे? देन अगला क्या? रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। एस्टिमेटेड लाइफ थी एसेट की 10 साल, अब हम कह रहे हैं ये अब 10 साल नहीं है, हमने इसको रिवाइज करा लाइफ को, अब हम कह रहे हैं कि इसकी तो टोटल लाइफ ही 8 साल होगी या टोटल लाइफ 12 साल होगी। चेंज हुआ है किसके अंदर? रिवीजन हुआ है यूजफुल लाइफ के अंदर। रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। सर पार्टनरशिप के अंदर तो पढ़ा था कुछ रीवैल्यूएशन, कि एसेट को रिवैल्यू कर दिया, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन होता है तो उसका डील कैसे करना है? यहां पर भी नहीं रुके ये, इन्होंने एक कंसेप्ट और ऐड करा। कह रहे हैं डेप्रिसिएशन तो हम सिखाएंगे ही, साथ में हम ये भी सिखाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स और अमोर्टाइजेशन भी। तो इन्होंने बेटा एक चीज और कर दी। क्या किया सर? अगर आप एग्जिस्टिंग सिलेबस दिसंबर 23 का सिलेबस देखोगे तो वहां पर उन्होंने ना बड़ी थोड़ी सी बात करी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के रिलेशन, रीवैल्यूएशन वाले कंसेप्ट में मेनली उन्होंने बात करी थी। लेकिन अगर अब मैं लेटेस्ट स्टडी मटेरियल देखूं तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से काफी चेंज करा है, मतलब काफी चीज उठाई है फाउंडेशन लेवल पे।
मीन समवेयर दे आर क्रिएटिंग अ बेस फ्रॉम दिस लेवल इटसेल्फ, फाउंडेशन लेवल से वो बेस क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप कोई कंसेप्ट ऐसा पढ़ रहे हो जिसके रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई है, तो आपको कुछ एक आइडिया हो कि यार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता क्या है। अब बेटा आपका जो मटेरियल है हम कौन सा रेफर करेंगे, आपका मटेरियल जो है देखो आईसीए का स्टडी मटेरियल हम रेफर करेंगे। हम लगभग हर एक चैप्टर में बेटा इस तरीके से मैं बाइफरकेशन करके चलूंगा। जो पहली कैटेगरी है डेट इज डेप्रिसिएशन, ये आपकी क्लास नोट्स रहेगी। सेकंड चैप्टर सेकंड नोट जो मैं बनाया करूंगा दैट इज योर आईसीआई स्टडी मटेरियल। मैंने यहाँ पर आईसीआई का पूरा चैप्टर जो है बेटा यहाँ पर चिपका दिया, पूरा चैप्टर हमने यहाँ पे चिपका दिया। तो हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट जो है जो मैं समझाऊंगा आप लोगों को, हम आईसीआई के मटेरियल से एक बार पढ़ लिया करेंगे। बेटा एक चीज समझो, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है, तो थ्योरी ना तो लिख के ज्यादा फायदा है, वो टाइम वेस्टेड है। तो मुझे जो लगेगा आपको लिखवाना है मैं उतना ही लिखवाऊंगा। हाँ लेटर ऑन स्टेज में एज पर रिक्वायरमेंट हम चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, किसी चैप्टर में मुझे लगेगा नहीं इसमें मुझे ज्यादा लिखवाना है तो मैं लिखवाऊंगा भी, बेटा ऐसा नहीं है। एंड देयर विल बी चैप्टर जिसके अंदर हम काफी लिखेंगे। देन बेटा हमने ना एक देखो यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डेप्रिसिएशन। सर ये क्या चीज है, ये जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है डेप्रिसिएशन है, समझो ये वो फाइल है जिसके अंदर मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, अपनी तरफ से क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैं आप लोगों को बेटा क्या करूंगा, अपनी तरफ से क्वेश्चन जो है वो मैं करवा के चलूंगा। हम क्या करेंगे अपनी तरफ से कुछ एक एग्जांपल ले लेंगे और उन एग्जांपल्स को हम क्लास में कवर करके चलेंगे कंसेप्ट को समझने के लिए। और आखिरी क्या है, आईसीआई क्वेश्चन डेप्रिसिएशन। आईसीआई के मटेरियल में बेटा जितने भी क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व करा करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग एक काम करो, उससे पहले मैं आगे बढ़ू कंसेप्ट शुरू करूं, आप लोग ना इस तरीके से लिख लीजिए प्लीज। ये चीज ना आप लिख लो, जितना लिखा हुआ है ना मैंने चैप्टर 5। ठीक है, जो लिखा हुआ है बेटा प्लीज एक बार बच्चे आप स्पेस हो थोड़ी सी ऊपरे वाला पार्ट लिखो। मैं इसको फोल्ड कर दूंगा या फिर ये हम करा इसको कंप्लीट कर दिए लिख रहा। ठीक है बेटा, इसको लिखिए बेटा प्लीज। और हमें ना हर एक चैप्टर में ये देखना है कि चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। तो इस तरीके से चार्ट हर एक चैप्टर।
बेटा जैसे लिख लोगे बता देना एक बार। डिजिट्स मेथड, सम ऑफ योर डिजिट्स। बेटा मैं आपकी क्लास में 6:20 के राउंड छोड़ दिए, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। आज तो थोड़ा सा चलो लेट हो गया। डन। डन, इसलिए जो वर्ड ना समझ आए बेटा पूछ लेना। हाँ जी, डेप्लीशन मेथड, डेप्लीशन। डन जी। चलो बेटा शुरू करें। बेटा चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है, होता क्या है, कंसेप्ट आप लोग क्या समझते हो डेप्रिसिएशन, और पार्टिसिपेट करके चले। व्हेन आई टॉक अबाउट डेप्रिसिएशन, वैसे तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी, है ना, लेकिन पिछली क्लास में तो इंट्रोडक्शन भी थी साथ में, तो ये एक्सक्लूसिवली हमारा एक सेशन हो गया ना पहला। जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो आप लोग डेप्रिसिएशन से क्या समझते हो। चलो आप लोगों ने, हाँ जी, सॉरी, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। ओके, नॉर्मल वेयर एंड टेयर। ओके, और क्या हो सकता है, क्या लगता है डेप्रिसिएशन क्यों लगती होगी, डेप्रिसिएशन होती क्या है? बेटा बेसिकली जब भी आप किसी फिक्स एसेट को एक्वायर करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड किस में करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट। यानी जितना मुझे उस एसेट को खरीदने का पैसा देना है या मैंने पैसा दिया, चाहे अमाउंट पेड या पेबल, जो भी उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, दैट इज योर एक्विजिशन कॉस्ट। और उस वैल्यू के ऊपर आप फिक्स एसेट को आप रिकॉर्ड करके चलते हैं। हम उसको, उस कॉस्ट का क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। उस कॉस्ट को क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, है ना। और किस वैल्यू में कैपिटलाइज करते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट पे। किस कंसेप्ट की वजह से, ड्यू टू द कॉस्ट कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है आपका, कॉस्ट कन्वेंशन जो है, उसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर, जिस कॉस्ट के ऊपर आपको पढ़ा है उस एक्विजिशन कॉस्ट के ऊपर आप उसको रिकॉग्नाइज करके चलते हो, कैपिटलाइज करके चलते हो। हम ये कह रहे हैं कि जो आपने कॉस्ट जो है, जिसको आपने रिकॉर्ड करा है, जो एक्विजिशन कॉस्ट है, आपको उसको क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए एक एक्सपेंस की तरह। आपको उसको क्या करना चाहिए, राइट ऑफ करना चाहिए एक एक्सपेंस की तरह। कितने टाइम में, ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। जितनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उसमें आपको उसको चार्ज करना चाहिए एक्सपेंस की तरह। ठीक है, किसके अगेंस्ट, प्रॉफिट के अगेंस्ट। किस टाइम पीरियड में, यूजफुल लाइफ की हमने बात करी, कितने टाइम पीरियड की हम बात करके चल रहे हैं, कह रहे हैं उन अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर जिसके अंदर वो एसेट जो है आपने यूज करा, जो उसकी यूजफुल लाइफ है। अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जिसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट है लेस द रेजिडुअल वैल्यू। अभी रेजिडुअल वैल्यू क्या, अभी पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, आज की क्लास में समझेंगे रेजिडुअल वैल्यू क्या।
ओवर द यूजफुल लाइफ एक रैशनल और सिस्टमेटिक मैनर, बस उसी को हम डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या, एक अकाउंटिंग प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपकी फिक्स एसेट की कॉस्ट होती है उसको आप एलोकेट करते हो ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, इसको बोलते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। अब मुद्दा ये आता है सर, जो डेप्रिसिएशन है वो क्यों चार्ज करी जाती है, क्या क्या रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन को और अगर सिंपल भाषा में समझा, डेप्रिसिएशन बेसिकली है क्या, आपकी फिक्स एसेट जो है बेटा उसकी वैल्यू के अंदर जो रिडक्शन हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों क्यों हो सकता है, रीजन क्या क्या हो सकता है डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं सर। पहला तो हो गया चलो विद पैसेज ऑफ टाइम, पहला तो हो गया विद पैसेज ऑफ टाइम, है ना, वेयर एंड टेयर ऑफ जो होता है बिजनेस में यूज कर रहा है, ये लेक्चर स्टैंड है, लैपटॉप है, ठीक है। अब लैपटॉप जो है बेटा मैंने यूज कर रहा हूं, रेगुलर रूटीन में यूज हो रहा है लैपटॉप मेरा। अब विद यूसेज थोड़ा सा वेयर एंड टेयर ऑफ तो हो ही जाता है ना। अगर ये लैपटॉप मैंने 65,000 का खरीदा था, तो क्या आज की डेट में तुम मुझे इसका 65,000 दे दोगे, नहीं दोगे, है ना। यूसेज की वजह से इसको थोड़ा सा ये पुराना लगने लग गया है ना। टच स्क्रीन वाला है तो थोड़े बीच में स्क्रैचेस से भी आ जाते हैं, निशान से आए हुए हैं ना। तुम लोग क्या कहोगे, अरे सर ये तो यूज सा लग रहा है, देखो थोड़ी सी मिट्टी भी जमी हुई है, आप साफ सुथ नहीं रखते, है ना। थोड़ा सा देखो आपसे शायद साइड में ना गिर गया था कभी ये लैपटॉप, तो हल्का सा यहाँ पे ना स्क्रैच सा है, हमें पता लग रहा है कि हाँ यार ये हल्का सा तो यहाँ पर कुछ दिक्कत है, हल्का गिरा है, पेंट सा जान था वहां से, तो मुझे उतने पैसे नहीं दो। क्यों, वेयर एंड टेयर ऑफ हुआ है यूसेज के साथ, है ना जी। और किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले लो, बेंचेस का एग्जाम्पल ले लो बेटा जिसके ऊपर तुम बैठे हो, अभी तुम जिस बेंचेस के ऊपर बैठे हो वो तो साफ है, लेकिन बैच जब तक खत्म होगा ये बेंचेस बेटा साफ नहीं रहे। क्यों, बच्चे यहाँ पे निशानी छोड़ जाएंगे ना अपनी, कोई ना कोई करते हैं ना स्टूडेंट ऐसा। तो वेयर एंड टेयर ऑफ की वजह से या यूसेज की वजह से क्या हुआ, उसकी सेम वैल्यू थोड़ा ना मिलेगी, वैल्यू रिड्यूस हो गई, बस उसी को हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, और क्यों हो सकती है डेप्रिसिएशन, बताओ जरा, और डेप्रिसिएशन क्यों हो सकती है, पैसेज ऑफ टाइम हमने करा, वेयर एंड टेयर ऑफ हमने करा, और क्यों हो सकता है, चलो, मार्केट वैल्यू ही रिड्यूस हो गई। तुम्हारा जो फिक्स एसेट था वो स्टील का था, ठीक है। अब उस स्टील की जो मार्केट वैल्यू है मान लो वही बहुत कम हो गई, स्टील की मार्केट वैल्यू ही कम हो गई, तो तुम्हें मिल जाएगा जितने का तुम्हारा एसेट का उतना नहीं मिलेगा, मार्केट वैल्यू ही कम हो चुकी हुई है उस चीज की, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, आईफोन्स। आईफोन का जैसे नया अपग्रेडेड मॉडल आता है ना, पिछले का क्या होता है, वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ड्रेस्टिकली कम हो जाती है। चलो अगला एग्जांपल है बेटा, और क्या हो सकता है, जो मैं टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें सीधे से बोलूं, जैसे ही हम टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं प्रोजेक्टर, तुम्हें क्या लग रहा है क्या प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी आज भी उतनी रेलेवेंट है, उतनी एडवांस है जितनी पहले थी, नहीं ना। क्या इससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी हुई है। आजकल तो स्मार्ट टीवी आने लग गए हैं, मतलब होता क्या है क्लासरूम के अंदर, अभी तो चलो मैं तुम्हें ऐसे पढ़ा रहा हूँ, है ना, अब अदरवाइज तो आजकल तो ऐसी स्क्रीन पे आने लगी है ना कि मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप सुना रहा हूँ, मैं इस बोर्ड के ऊपर ही काम कर सकता हूँ, ऐसी स्क्रीन पे तो आने लग गई। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से ऑब्सोलेंस आ जाता है, आप जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो आउटडेटेड हो जाती है, उस वजह से उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। कहीं ना कहीं आईफोन के अंदर ये वाला एग्जांपल भी हम फिट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो क्या हुआ, जो आपकी पिछली टेक्नोलॉजी थी उसकी वैल्यू गिर गई, पिछली टेक्नोलॉजी की वैल्यू गिर गई। चलो और एग्जांपल, लैपटॉप्स, लैपटॉप से पहले क्या होता था, डेस्कटॉप, है ना, बड़े बड़े कंप्यूटर के डब्बे होते थे, सीपीयू होता था, कीबोर्ड होता था, अब सब कुछ कॉम्पैक्ट इसमें आ गया। क्या वो टेक्नोलॉजी आज के डेट में आउटडेटेड नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड है। जब हल्के फुल्के लैपटॉप हम कैरी कर सकते हैं, तो उतने बड़े डेस्कटॉप या कंप्यूटर की आज के में जरूरी नहीं है, कहीं भी उठा के लेके जाओ काम करो, है ना। स्मार्टफोन्स, नए नए फीचर्स आते रहते हैं, पिछला अपडेट हो जाता है। विंडोज, इनटेंजिबल एसेट है तो, लेकिन अपडेशन होती रहती है। तो ये चीज समझ रहे हो कि विद पैसेज ऑफ टाइम, विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज वेल, वैल्यू जो है वो गिर जाती है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, क्या ये चीज समझ में आ रही है।
अगला हमें बेटा यहाँ पर जो पॉइंट समझना है वो क्या पॉइंट समझना है सर? अगले पॉइंट हमने समझना है कि व्हाट आर द नीड, व्हाट इज द नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेप्रिसिएशन आप प्रोवाइड करते ही क्यों? कंसेप्ट सबको समझ में आया? बेटा मैंने जो समझाया है ना, जो एक थ्योरी तुम लोगों को लिखी नजर आ रही है, आप लोगों ने क्लास में निर्धारण नहीं करनी, आप लोगों ने सिर्फ सुनने पे ध्यान देना है। व्हाट आई विल डू बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर, जो भी थ्योरी वाला पार्ट रहेगा, जो मुझे लगेगा कि मुझे आप लोगों को लिखवाना है, मैं क्या करूंगा, इसी फाइल के अंदर अपडेशन करके इसकी पीडीएफ क्रिएट करके आप लोगों को दे दिया गया। और जो चीज मुझे तुम लोगों को क्लास में लिखवानी होगी बेटा, वो मैं आप लोगों को लिखवा दिया, वो मैं बोल दूंगा बेटा कि ये अपने नोट्स के अंदर लिखो। ठीक है, तो जब तक तुम लोगों को कुछ नहीं कहा जाता लिखने के लिए, आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान, आप लोगों का फोकस सिर्फ समझने पे होना चाहिए। चलो अगला क्या होता है? अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सर जरूरत क्या है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। सर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत क्यों है? सर सबसे पहला पॉइंट तो आ जाता है कि आपको पता लगेगा कि करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। इस बारे में हमने शायद पिछली क्लास में भी बात करी थी। अब जो बच्चा पहली बार ये लेक्चर सुन रहा है तो मैं शुरू से बता देता हूँ। बेटा करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जरा सोच के देखिए, अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूं, उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज हो रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूज हो रहे हैं क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते? क्या लगाते हैं ना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन? अब डेप्रिसिएशन तुम लगाते हो तो वो डेप्रिसिएशन भी तो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉस्ट ही है ना उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अगर मुझे सही कॉस्ट निकालनी है किसी भी प्रोडक्ट की, अगर मुझे एक्चुअल में देखना है कि उसकी प्राइस मुझे क्या रखना चाहिए, क्या मुझे डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉजिकली, उस प्लांट की डेप्रिसिएशन को जो यूज हुआ है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या मुझे ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या कॉस्ट का हिस्सा नहीं है? तुमने एक एसेट आप यूज कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना? अब हम क्या करते हैं, पूरी की पूरा एसेट थोड़ा ना ऐड कर देंगे कॉस्ट का, हम क्या करते हैं जितना हमने यूज करा अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। वो जो डेप्रिसिएशन लगी है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के ऊपर, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो डेप्रिसिएशन लगी है वो मशीनरी के ऊपर जो यूज हो रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या वो कहीं ना कहीं एक तरह से कॉस्ट है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए? तो जब मैं प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ, टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूँ कि इतना मटेरियल लगा, इतना लेबर लगा, इतने खर्चे लगे, वहां पे क्या डेप्रिसिएशन ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जरूरी है कि हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करें। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, हम निकाल पाए कि हमारा करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कितना है। हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, हमने वो निकालना। अब वो प्रॉफिट जो है वो सही है या नहीं है, क्या करेक्ट प्रॉफिट निकालना है मुझे, तो करेक्ट प्रॉफिट तब भी निकलेगा अगर आपने सारे के सारे खर्चे जो हैं वो आपने डिडक्ट करे, सारे के सारे खर्चे आपने डिडक्ट करे। तो डेप्रिसिएशन जो है, जो आपने डेप्रिसिएशन बेटा जो आपने इनकर करी है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो आपका खर्चा हुआ है वो भी तो फिक्स एसेट्स के ऊपर ही है, तो डेप्रिसिएशन को तो चार्ज करोगे ना। बेसिकली बेटा इतना बताओ, जो तुम खर्चा करते हो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करते हो। मैचिंग प्रिंसिपल नाम की भी तो एक चीज है, मैचिंग कंसेप्ट नाम का भी तो कुछ कंसेप्ट है, क्या कहता है? कहते हैं अगर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए तुमने जो भी खर्चे करे हैं वो उसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर चार्ज होने चाहिए। रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो भी खर्चे करें उसी अकाउंटिंग पीरियड में चार्ज होना चाहिए। हमने कोई फिक्स एसेट लिया, उस फिक्स एसेट का फायदा मुझे 5 साल मिलता है, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स मुझे क्या एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए? उसकी मदद से 5 साल में रेवेन्यू कमाऊंगा ना, तो मुझे वो एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए ना। एंड वो एक्सपेंस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन हम उसको चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज इस वजह से भी करते हैं ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट या लॉस तक पहुंच सके। सेकेंड चीज, थर्ड पॉइंट, ये फर्नीचर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये फर्नीचर मुझे पड़ा है 1 लाख रुपए, हमें ये फर्नीचर कितने का पड़ा बेटा? 1 लाख रुपए। अब मुझे बस इतना बताओ, क्या 1 साल बाद भी इसकी वैल्यू 1 लाख होगी या कम हो चुकी है? कम हो। तुम्हारी किताबों में फर्नीचर दिख रहा है 1 लाख का, जबकि आज के टाइम में तुम्हें भी पता है यार इसकी वैल्यू 1 लाख से डाउन आ चुकी है, आज तो 80 हजार, आज तो जी 60 हजार, 50 हजार के रह गए। तुम्हारी किताबों में 1 लाख दिख रहा है, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं ये एक्चुअल में अगर मार्केट में देखोगे इसका मिलेगा कितना? 50-60 हजार में। तो यार सोच के देखना, अगर तुम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, डेप्रिसिएशन अगर हम बुक नहीं करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं,
क्या एसेट जो है क्या वो सही वैल्यू के ऊपर आ रहा है? नहीं है। क्या ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट हो रही है? क्या आपका एसेट ओवर वैल्यू नहीं हो रहा? तुम्हारी किताबों में 1 लाख का दिख रहा है, लेकिन जब कोई खरीदने आया, मैंने कहा कितने का खरीदोगे बेटा फर्नीचर, आप कह रहे सर इसकी 40,000 रुपए दे दो। मैं कह रहा हूं मेरी किताब में तो 1 लाख। जो चीज मांग है ही 40,000 के आसपास की, तो कहीं ना कहीं सही वैल्यू नहीं आ रही। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से क्या होता है कि आपका जो एसेट है वो कहीं ना कहीं ट्रू वैल्यू पे आ रहा, सही वैल्यू के ऊपर आ रहा, सही वैल्यू रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। आपके नेट एसेट्स ओवरस्टेटेड नहीं है, आपकी नेटवर्थ ओवरस्टेटेड नहीं, फिक्स एसेट आपका सही वैल्यू पे है। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे तो आपके एसेट्स क्या दिखेंगे? ओवर वैल्यू दिखेंगे, जितनी उसकी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा वैल्यू पे दिखेंगे। सर +1 में भी हमने ये चैप्टर पढ़ा, लेकिन क्या +1 में इन पॉइंट्स को इतना डिटेल में करा? नहीं करा था, है ना। +1 में एक बेसिक बताया गया कि सर डेप्रिसिएशन क्या होता है, फिर स्ट्रेट लाइन मेथड शुरू कर दिया गया। चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक अगर फिक्स एसेट जो है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एक और कारण होता है, क्या कारण हो सकता है? सर ताकि मैं पता लगा पाऊँ मेरे को प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ सेल के ऊपर। अगर मान लो 1 लाख रुपए का मेरी बुक्स के अंदर एसेट आ, मैंने इसको 5 साल बाद मान लो बेचा 20,000 में, तो क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हें 80,000 का नुकसान हो? जरा सोच के देखना। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कोई एसेट है मेरी किताबों में बेटा 1 लाख रुपए का, मैंने इसको 4 साल यूज करा या 5 साल यूज करा, उसके बाद इसको 20,000 में बेच दिया। तो तुम्हारे हिसाब से मुझे बताओ क्या हुआ? क्या मैंने 80,000 के नुकसान के ऊपर बेचा इसको? नहीं ना। मैंने इसको 5 ईयर यूज करा है। इस एसेट की जो वैल्यू है 5 से 5 साल बाद, जरूरी नहीं है कि 20,000 हो, 1 लाख ही हो, जरूरी नहीं है 1 लाख हो सकता है मैंने क्या करा हो, हर साल 15,000 की डेप्रिसिएशन लगाई हो, 15% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, है ना। बेसिकली 15,000 15,000 15,000 15,000, मैंने क्या करा, 5 साल 15,000 के साथ 75,000 रुपए की क्या करी है, इसकी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा चुका हूँ। इसकी वैल्यू आज की डेट में मैं कह रहा हूं मेरी किताबों में कितनी होनी चाहिए? 25,000 होनी चाहिए। अब 25,000 की चीज मैंने 20 में बेची, देखा जाए मैंने 5,000 के नुकसान के ऊपर बेची है ना। तुम ये थोड़ा ना कह सकते हो कि भाई 1 लाख की चीज तुमने 5 साल यूज करी, उसके बाद उसको तुमने 20,000 में बेच दिया तो 80,000 का मेरा नुकसान हो गया। नहीं। तो अगर मुझे सेल जो मैंने करा है, डिस्पोजल करा है जिस एसेट का, अगर मुझे उसका प्रॉफिट या लॉस भी अगर निकालना है, तब भी वो सही प्रॉफिट या लॉस तभी निकलेगा अगर तुमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से कहीं ना कहीं तुम्हें पता लगेगा यार इसकी इसकी हमारी किताबों में वैल्यू कितनी, तो हम प्रॉफिट या लॉस निकाल भी पाएंगे। दूसरा, अगला पॉइंट, डेप्रिसिएशन किस टाइप का खर्चा है? क्या डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश खर्चा है? तुम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करते हो, डेबिट साइड में जाकर टू डेप्रिसिएशन लिख देते हो। तो जैसे ही तुमने यहां जगह डेप्रिसिएशन लिखा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा प्रॉफिट भी क्या कम हो गया। ये प्रॉफिट अगर कम हुआ तो तुम्हारा प्रॉफिट जो है आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कम बच गया। अदरवाइज ये प्रॉफिट अवेलेबल है आगे बांटने के लिए, मैं राइट हूं, मैं विड्रॉ करके लेके जा सकता हूं। पार्टनरशिप है, कोई पार्टनर विड्रॉ करके ले गया, कंपनी है उन्होंने डिविडेंड बांट दिया, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी तो क्या बच गया? कम बच गया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या बच गया? कम बच गया। तो जरा बस सोच के बताना, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कम बच गया, तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से तुम्हारा कैपिटल भी मेंटेन रही, तुम्हारी कैपिटल भी मेंटेन रही एक वे में, और सेकंड चीज में फंड्स भी इकट्ठे होते गए, क्योंकि ये नॉन कैश है। तुम्हारा कैश प्रॉफिट जो है, एक्चुअल में तो कैश प्रॉफिट ज्यादा है, एक्चुअल में तो कैश प्रॉफिट हमारा ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो तुमने अलग करके रख दी ना, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, वो पैसा तुम्हारा क्या होता गया? अलग होता गया। तुम्हारा बुक प्रॉफिट जो है वो, और आपका एक्चुअल में जो कैश प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें फर्क होगा। वो फर्क आ रहा होगा इस डेप्रिसिएशन की वजह से, वन ऑफ द फैक्टर होगा जिस वजह से डिफरेंस होगा। वन ऑफ द डिफरेंस है ये, वो जो अमाउंट का डिफरेंस होगा उसका एक रीजन डेप्रिसिएशन होगा। ये नॉन कैश है, जेब से कुछ गया नहीं है बेटा, खर्चा तुमने बुक कर लिया, तो कहीं ना कहीं क्या फंड्स भी इकट्ठे होते गए, तो तुम्हारे पास फंड्स अरेंज हो जाते हैं रिप्लेसमेंट के लिए। मैंने मेरे को बताइए लैपटॉप जो है जहां से 3 साल चले, क्यों? हमारा यूसेज ही बहुत होता है, 24 घंटे में से 14 घंटे 15 16 घंटे मेरा लैपटॉप ऑन रहता है। तो मुझे पता है वैसे इस लैपटॉप की शायद अगर आप यूज करो, शायद आपके लिए लाइफ होगी इस लैपटॉप की 5 साल, मेरे लिए तो इस लैपटॉप की लाइफ ही 2 2.5 या 3 साल। तो मैं क्या करता हूँ, 3 साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ इसके। डेप्रिसिएशन चार्ज करके मैंने क्या करा, अपनी किताबों के अंदर अलग रख दिया। अब मेरे पास कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी तो कम बच गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।
तो ये जो मैंने प्रॉफिट अलग करके रख दिया, ये डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास फंड्स भी तो हो गए ना बेटा। आगे उन फंड्स को मैं यूज कर सकता हूँ रिप्लेस करने के लिए एसेट्स। डन। देन लीगल ऑब्लिगेशन है कुछ। अब ये लीगल ऑब्लिगेशन की बात कहां से आ गई? सर शेड्यूल 2 जो है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, आपको लॉ में पढ़ाया जाएगा। लॉ वाले मैम आपको पढ़ाएंगे कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बेसिक्स है कुछ फाउंडेशन लेवल पे। तो कंपनीज एक्ट 2013 का शेड्यूल 2 है। वो शेड्यूल 2 के अंदर बताया गया कि डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होती है, कि डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे सिस्टमेटिक, बेसिकली एलोकेशन है किसी चीज की कॉस्ट की। उसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट जो है बेटा वो भी ये बोल देता है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करनी ही करनी है। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूं या ना करूं। वो कहते हैं नहीं जी, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी ही करनी है जब तुम प्रॉफिट नहीं कर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना जो है, दैट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन एज वेल। डेप्रिसिएशन मैं कह सकता हूं चार्ज करना जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन भी है। इट इज नॉट दैट कि हम डेप्रिसिएशन सिर्फ एक ट्रू और फेयर व्यू के लिए, तो वो बात दैट इज वन ऑफ द रीजन, बट एक लीगल कॉम्प्लाइंस भी है कि डेप्रिसिएशन चार्ज। तो बेटा मैंने आपके साथ क्या डिस्कस कर लिया, मैंने आपके साथ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे और कॉजेज डिस्कस करे कि डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। मुझे बताओ क्या यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों? अब अगला पॉइंट जो आता है, दैट इज द फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। दैट इज द फैक्टर्स इन मेजरमेंट ऑफ द डेप्रिसिएशन। आपके इंस्टीट्यूट ने पता है क्या किया, लेवल को ना एकदम से बेटा बढ़ा दिया। अगर मैं ओल्ड सिलेबस का किताब देखूं और मैं आपकी बुक्स देखूं, तो बेटा बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क। ठीक है, एक तो यहाँ पर पहले मैं डेप्रिसिएशन की अगर एक पॉइंट और तुम लोगों को बताऊं, यहां पर एक पॉइंट और आ गया, कह रहे डेप्रिसिएशन जो है ना वो कंपोनेंट वाइज लगाई जा सकती है। अब ये कंपोनेंट वाइज वाला पॉइंट क्या है, पहले तो इसको सुनो। पता है क्या बोलता है? वो कहता है कि डेप्रिसिएशन जो है वो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी ये चीज बोलता है, और आपका कंपनीज एक्ट में भी कहीं ना कहीं ये चीज बोली गई है कि डेप्रिसिएशन जो है वहां पर आप कंपोनेंट वाइज लगा सकते हो। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई मेरा बड़ा एसेट है, जहां पर अब एसेट को हम क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। एसेट को क्या बोल रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। कोई प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है, उसके अगर पार्ट्स ऐसे हैं विच आर सिग्निफिकेंट टू द टोटल कॉस्ट, विच आर सिग्निफिकेंट टू द टोटल कॉस्ट, तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो है आपको क्या करनी चाहिए, सेपरेटली चार्ज करना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन आपको कैसे करना चाहिए, सेपरेटली चार्ज करना चाहिए। वो ये बोलता है। एग्जाम्पल इसको किसका देता है, एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल देता है आपको मटेरियल। आपके आईसीए ने एयरक्राफ्ट का एग्जाम्पल दिया। अब तुम एक एयरक्राफ्ट को देखो, तो एयरक्राफ्ट के अगर हिस्सों को अलग करो तो क्या क्या हिस्से बनते हैं? इंजन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। इंजन वन ऑफ द मेजर पार्ट है एयरक्राफ्ट का, ये सुनो। देन उसके अलावा एयर फ्रेम वन ऑफ द मेजर पार्ट है, जो पूरा का पूरा एयर फ्रेम होता है, बेस बेसिकली, है ना। फिर इंटीरियर जो है वो अपने आप में एक अलग ही है। इंटीरियर तो अलग ही हो गया ना अपने आप में एक। फिर उसके अलावा जो कैबिनेट सा एक बना होता है, वो अलग ही हिस्सा है, वो अलग कंपोनेंट है, उसकी अपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब जरा सोच के देखना, तुम मुझे बताना, क्या ये जो इंजन और एयर एयर फ्रेम है, क्या इसको हम रिप्लेस करेंगे? ये कहीं ना कहीं सेम रहेगा। अगर इंजन ठीक काम कर रहा है भाई, मैं क्यों पंगे लूंगा, नहीं इंजन को चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, क्यों ऐसा पंगा लेते हैं? नहीं करेंगे। एयर फ्रेम जो है उसको चेंज नहीं करेंगे, कोई आउटर बॉडी नहीं चेंज होती। लेकिन होता क्या है, इंटीरियर अगर तुम देखोगे ना टाइम टू टाइम चेंज करा जाता है। कि इंटीरियर टाइम टू टाइम चेंज करा जाता है, व्हाई? बिकॉज विद पैसेज ऑफ टाइम बेटा वो वेयर एंड टेयर ऑफ भी होता है, हर तरह के पैसेंजर आते हैं, है ना। कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया, ठीक है, चेंज करते रहते हैं। अब ये क्या सारी की सारी चीजें मैं कह सकता हूँ कि इनकी अपनी एक यूजफुल लाइफ है। जो बॉडी है, एयरक्राफ्ट की जो बॉडी है, उसकी अपनी एक यूजफुल लाइफ है। एयर फ्रेम की अपनी एक लाइफ है, इंजन की अपनी एक लाइफ है, और ये जो इंटीरियर है उसकी खुद की अपनी एक लाइफ है। उसकी खुद की अपनी एक लाइफ है कि हाँ यार 2 साल चलेगा ये वाला इंटीरियर, ये वाला इंटीरियर 1 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। सबकी डिफरेंट लाइफ है ना। वो कह रहे हैं जब सबकी लाइफ ही डिफरेंट है, तो आप डेप्रिसिएशन जो है वो कॉमन कैसे लगा सकते हो एयरक्राफ्ट के ऊपर? तो कंसेप्ट ये कहता है कि आप क्या करोगे, कंपोनेंट बेस्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करो। मतलब आप पता करो कि इसकी वैल्यू कितनी है। एयरक्राफ्ट टोटल मान लो 2 करोड़ का है, 2 करोड़ तो बहुत कम बोल दिया मैंने। एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट जो है मानते हैं 400 करोड़ का,
400 करोड़ में इंजन कितने, इसकी जो बॉडी है उसकी वैल्यू कितनी है, इंटीरियर की वैल्यू कितनी है, एयर फ्रेम की वैल्यू कितनी है, ठीक है, जो फ्रेम है उसका उसकी वैल्यू कितनी है, क्या है वो पता करो। क्या है आपको डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली चार्ज करना चाहिए, प्रोपोर्शनेटली को वैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो अब ये क्या है कंपोनेंट का कंसेप्ट, और ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे आईसी के मटेरियल से। आज का फोकस सिर्फ क्या है, कंसेप्ट आपका बिल्डअप करने पे है। मैं आज की क्लास में बस आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि बेटा जो तुम +1 में पढ़ के आए हो वो गलत नहीं पढ़ा। बस बात यह है कि तब तुम नए नए होते हो, तब तुम लोग क्या हो, नए नए आए हो है ना, +10 पास करी, नए नए कॉमर्स लिया, अकाउंट्स लिया। तो तुम लोगों को अगर वहां पर जाकर सीधा ये चीजें बतानी शुरू कर देंगे ना, तुम लोगों को लगेगा यार ये तो बड़ी डिफिकल्ट है, पता नहीं क्या ही आ गया, बेस क्रिएट करना पड़ता है। अब बेस की अगर मैं बात करके चलूँ ना, तुम बस ऐसे रिकॉल करो, जब तुम्हारे सामने पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आई थी ना, वो बड़ी आसान लगी, है ना। जब तुमने पहली बार 6th में फिजिक्स पढ़ा था ना, केमिस्ट्री पढ़ा था, बायोलॉजी पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन बाय द टाइम तुम 10th में पहुंचे ना, तुम लोगों को समझ में आ गया, कहते हैं यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना हमारे बस की नहीं है, आगे जाके हमसे नहीं होनी, ये नीट जेई ये हमारे बस का नहीं है, आईआईटी वाला। कह रहे हम तो क्या लेंगे, कॉमर्स में जाए। आधी जनता यही सोच के कॉमर्स लेती है, बट सच्चाई ये है बेटा, हर एक कोर्स की अपनी वैल्यू है, कॉमर्स भी कोई उतना आसान नहीं होता। बस वही है, कई जनों का इंटरेस्ट नहीं बनता फिजिक्स केमिस्ट्री है ना इसमें, कईयों का इसमें इंटरेस्ट नहीं बनता। मेरा इंटरेस्ट बना ही नहीं कभी फिजिक्स केमिस्ट्री में, मेरे को केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी, पता नहीं क्या क्या वो ऐड कर देते थे, वो इक्वेशंस ही नहीं होती, केमिकल इक्वेशंस ही होती थी, मेरे से आज तक नहीं बनती थी बेटा, समझ ही नहीं आती थी मेरे को। ठीक है, तो वही चीजें हैं बेटा, तो कॉमर्स के अंदर भी वही फर्क है, कॉमर्स का भी अपना एक लेवल है बेटा, कोई कॉमर्स को अंडररेट नहीं कर सकते। बस वही था ना कि मैंने ये वाला एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि जब तुम 6th क्लास में थे ना, तब तुम्हारा बेस यहाँ पर बना, तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग लगता। लेकिन 10th तक आते आते थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। सेम चीज देखो बेटा, ऐसा है अकाउंट्स के अंदर, तुमने अकाउंट्स पढ़ा ही पहली बार +1 क्लास में, उससे पहले अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं था। तो वहां पर तुम्हें ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज्यादा बात करते हैं ना, तो दिक्कत हो जाती, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता समझना। तो उन्होंने क्या करा, लेवल को धीरे धीरे बढ़ाया। आप कह रहे हैं फाउंडेशन लेवल पे हम तुम्हें ये टॉपिक ना दोबारा से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब ना तुम्हें अपनी सोच को क्या करना है, वाइडर करना है, अपनी सोच को और क्या करना है, वाइडर करना है, बढ़ाना है अपनी सोच को। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड उतना ही रखना भाई जितना हमें पता था, अभी कंपोनेंट वाली बात नहीं है हमारे लिए, ये नया पॉइंट है तुम सबके लिए कि कंपोनेंट वाला, पहले कभी सुना ही नहीं, सोचा भी नहीं ऐसा, है ना। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ ये चीज है, ये चीज लिखी है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, और जब तुम सीए इंटर लेवल में जाओगे वहां पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पढ़ोगे। सर क्या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट हो भी सकती है, डिपेंड करेगा, लेकिन तुम्हारा भी फाउंडेशन लेवल है, तो मुझे लगता नहीं है कि इस लेवल पे अभी इनिशियली टेस्ट करने बैठ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं रूल आउट नहीं कर रहा कि इस पॉइंट को कभी टेस्ट नहीं करा जा सकता, पेपर में करा जा सकता है, लेकिन इनिशियली मुझे लगता है नहीं करेगा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। चलो जी, अब फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेजरमेंट ऑफ पीपी में हेल्प करते हैं, डेप्रिसिएशन में हेल्प करते हैं। बेटा देखो तीन चीजें होती हैं, तीन ही फैक्टर है। पहला है कॉस्ट ऑफ एसेट, दूसरा आता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, और तीसरा हमारा जो फैक्टर आता है वो आता है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अब कॉस्ट ऑफ एसेट की अगर मैं बात करके चलूँ, तुमने कॉस्ट ऑफ एसेट को क्या पढ़ा हुआ, कॉस्ट ऑफ एसेट आप लोगों की नजर में क्या है, जितना एसेट को खरीदने के लिए तुमने पैसा दिया वो कॉस्ट ऑफ एसेट है। लेकिन अब ना वाइडर टर्म पे आ जाओ, कॉस्ट ऑफ एसेट तुमने जो पहले पढ़ा था उससे हम अब वाइडर लेवल पे जाएंगे। हम यहां पर कॉस्ट ऑफ एसेट या फिर प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, हम पढ़ने वाले हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है कॉस्ट जो होती है आपकी प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट की, उसके अंदर आपका आएगा क्या, कह रहे हैं उसके अंदर उसने 3 कैटेगरी के अंदर देखो बेटा बांट दिया। अब यहां पर जो बात करते हैं ना, वो देखो 3 कैटेगरी के अंदर बांटता है। वो कहता है कि इसके अंदर एक तो आएगा परचेज प्राइस, एक इसके अंदर क्या आएगा, परचेज प्राइस आएगा। हैंड राइटिंग में मजा हो बेटा, मेरी हैंड राइटिंग इससे बेटर है।
बस अभी समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपरली तुम लोगों को लिखवाऊंगा, ये चीज जो काम की चीजें होंगी हम लिखेंगे। पहले हम आपका बेस ही क्रिएट करेंगे, पहले सिंपल ही रखेंगे चीजों को, आज आप लोगों ने सिर्फ सुनना है। हम कल क्या करेंगे, कल ना स्ट्रेट लाइन मेथड से शुरुआत करेंगे। मैं इस वाले टॉपिक के ऊपर दोबारा से आऊंगा, अब भी रिक्वायर्ड नहीं है, दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा, तब और डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अभी सिर्फ एक बेस क्रिएट कर। कॉस्ट ऑफ एसेट कैसे निकालेंगे, वो कहते हैं परचेज प्राइस आएगा। उसके अलावा कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है उस लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए जैसा मैनेजमेंट चाहती है। सिंपल सा मैं एग्जांपल लूं, प्रोजेक्टर। मैं प्रोजेक्टर का एग्जांपल ले रहा हूं, बड़ा बेसिक एग्जांपल। क्लास में हमने बेटा प्रोजेक्टर लगाना है, उसको यूज करना है। वो प्रोजेक्टर मुझे कितने का पड़ा, उसका परचेज प्राइस क्या रहा, वो आएगा। उसका परचेज प्राइस क्या रहा, वो आएगा। ठीक है। अब वो जो प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर को लाने के लिए यहाँ पे किराया लगा कुछ। वो किराया कह रहा है कि कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो किराया खर्चा नहीं होगा तो मेरे तक पहुंच नहीं पाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि प्रोजेक्टर जो है वो दीवार पे जिस तरीके से लगा हुआ है वैसे लगे, और यहाँ पर माउंटी से जो है निकल के इस तरीके से प्रोजेक्ट करे। अब ये सब करने के लिए जो खर्चा हुआ, ये ऐसा होगा तभी उस कंडीशन या लोकेशन में आएगा ना। मतलब मैं चाहता हूं कि ये हमारे सेंटर पे पहुंचे, लोकेशन, और किस कंडीशन में हो ये, उस कंडीशन में और उस लोकेशन में पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, जैसा मैं चाहता हूं, मतलब जैसा मैं चाहता हूं वो यूज हो, उस यूसेज तक पहुंचाने के लिए कि उसको यूज कर पाऊं उस मैनर में, जैसा मैं चाहता हूं उस मैनर में ऑपरेट कर पाऊं। प्रोजेक्टर को मैं जैसे चलाना चाहता हूं मैं वैसे चला पाऊं, उस लोकेशन पे और उस कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, उस खर्चे को कहते हैं कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे। उस खर्चे को हम कॉस्ट के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके अलावा वो ना खुद बताता है, कह रहे हैं कुछ एक आइटम्स ऐसी हैं, कुछ एक कॉस्ट ऐसी है जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। उसने कुछ एक कॉस्ट के एग्जांपल दिए हैं, कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का हिस्सा नहीं रहेगी। अब फाउंडेशन लेवल पे मुझे लगता है कि उतना डेप्थ में जाने की अभी जरूरत नहीं है। रीजन में इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, इट इज जस्ट द स्टार्टिंग, आप लोगों की शुरुआत है अभी से ये। तो पहले आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है ना, पहले मैं वही पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद हम आएंगे बेटा इस चीज के ऊपर। क्वेश्चंस में ये चीज ज्यादा यूज नहीं होगी, बट तुम कहीं ना कहीं समझ गए कि कॉस्ट ऑफ एसेट जो है या कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो अब तक तुम लोग पढ़ कर आए थे, उससे कुछ तो अलग है जो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा पहले जो तुमने पढ़ा गलत पढ़ा, लेकिन यस, अब तुम जो पढ़ोगे ना वो एक अलग सोच के साथ पढ़ोगे कि कॉस्ट जो है एसेट की कॉस्ट के अंदर आता क्या। ठीक है। देन अगला फैक्टर वो कहता है यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ बेसिकली क्या होती है, सर्विस लाइफ होती है। मैंने ये प्रोजेक्टर लिया, ये प्रोजेक्टर जो है हमें कितने साल हमारे काम आ जाएगा, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, मेरे बिजनेस में ये प्रोजेक्टर कितने साल हेल्प करेगा, बेटा बस उसी को बोलते हैं यूजफुल। अब एक चीज यहां पर समझना, जो एसिड की फिजिकल लाइफ होती है वो ज्यादा हो सकती है जितना टाइम वो यूज हो रहा है। ठीक है। एसिड की फिजिकल लाइफ जो होती है वो उसकी लाइफ से, इकोनॉमिक लाइफ से ज्यादा हो सकती है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ 5 साल चलेगा, एसिड जो है 10 साल चलो, फिजिकल लाइफ कैन बी मोर। ठीक है। फिजिकल लाइफ जो है वो ज्यादा हो सकती है। समझ में आया। अच्छा। अब एक चीज समझो, अब मैं कह रहा हूं कि 10 साल एसिड फिजिकल लाइफ उसकी 10 साल है, उसकी फिजिकल लाइफ क्या है 10 साल है, उसकी इकोनॉमिक लाइफ मान लेते हैं 6 साल है। तो क्या करना चाहिए, क्या उसको यूज करना चाहिए? आंसर पता है क्या है, नो। किस सिचुएशन के अंदर? मैं कह रहा हूं कि जब आप किसी एसेट को ऑपरेट कर रहे हो, मैं ये प्रोजेक्टर चला रहा हूं, इस प्रोजेक्टर को चलाने की कॉस्ट जो है ना वो मुझे ज्यादा पड़ रही है जितना इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके कंपेरिजन। मतलब मैं कह रहा हूं मेरे को उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, उससे ज्यादा तुमको कॉस्ट पड़ रही है सिर्फ इसको चलाने चलाने की। तो क्या उसको यूज करना चाहिए? आंसर नहीं करना चाहिए। इसका भी यहां पर तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं। चलो, आप लोगों ने देखा हुआ क्या, जैसे ही बेटा इलेंटे मॉल आया,
अब बच्चों को शायद पता होगा इलेंटे मॉल का, अब जिनको नहीं पता बेटा, ट्राई सिटी में ना एक इलेंटे मॉल है, तुम ना गूगल करके देखना, चंडीगढ़ में एक इलेंटे मॉल। इलेंटे मॉल जब तक नहीं आया था ना, तो डीटी भी था, डीटी मॉल भी होता था, सेंट्रल मॉल भी था। सेंट्रल मॉल आज भी है, डीटी मॉल आज भी है, ये बाकी शॉपिंग मॉल्स आज भी है। लेकिन बस पता क्या हुआ, इस इलेंटे मॉल आने की वजह से ना कहीं इन सबके बिजनेस के ऊपर बहुत फर्क पड़ गया। ठीक है, इनके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया। उसके अलावा बेटा सिंगल स्क्रीन भी होती थी, सिंगल स्क्रीन होती थी, जैसे निर्माण थिएटर। इसी तरीके से ना थिएटर्स थे जहां पर मूवी चलती थी। बस जब से ये मॉल्स आए ना, हुआ पता है क्या, ये सिंगल स्क्रीन वालों का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब हम जाते हैं, हम पता है क्या सोच के जाते हैं, चलो कहते हैं चल मूवी देखने जाना है, ऐसा करते हैं डीटी चलते हैं या इलेंटे चलते हैं या यहाँ जाके मूवी देख कर आते हैं, पता है क्या सोच के, कह रहे हैं चलो साथ में क्या कर लेंगे, अगर कुछ शॉपिंग करनी हो वहीं पे शॉपिंग भी कर लेंगे, वहीं पे हम खाना भी खा लेंगे, ये सोच के हम निकल पड़ते हैं। हुआ क्या, सिंगल स्क्रीन वाले तो चलते। अब बेटा हुआ क्या, देखा सोच के देखो, ये जब सिंगल स्क्रीन पे कोई आ ही नहीं रहा, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होती हो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो ज्यादा है ना, बट रेवेन्यू तो कोई जनरेट नहीं हो रहा। क्या तुम्हें लगता है कि इस सिंगल स्क्रीन को फिर यूज करने का फायदा है? तो क्या इस चक्कर में बहुत सारे थिएटर्स के बंद नहीं हो गए? या गाड़ी का एग्जांपल ले लो, एक गाड़ी जो बहुत पुरानी हो चुकी हुई है, एक गाड़ी जिसको तुम 15 साल से चला रहे हो, वो गाड़ी अब पुरानी हो चुकी हुई है, अब उसकी एवरेज ही बहुत कम हो चुकी हुई है, तेल ही बहुत खाती है, तुम उसको एज टैक्सी यूज कर रहे हो, सपोज करो एसेट है तुम्हारे लिए, एज टैक्सी यूज कर रहे हो, वो तेल उतना खा रही है, उतना तो तुमसे किराया नहीं आ रहा, उतना तो हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा, वो तेल खाई जा रही है, खराब हो जाती है, कभी इंजन में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी क्लच में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी गियर बॉक्स में आ जाती है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा ही इतना ज्यादा। या एसी का एग्जांपल ले लो, किसी चीज का एग्जांपल ले लो कि उसकी मेंटेनेंस का खर्चा ही तुम्हारा इतना बढ़ता जा रहा है, उतना रेवेन्यू जनरेट हो नहीं रहा, क्या उसको यूज करने का लॉजिक है? नहीं है। तो इतना समझो, दो चीजें होती हैं, एक होता है इकोनॉमिक लाइफ, एक होता है फिजिकल लाइफ। यस, फिजिकल लाइफ ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर मान लो कि मेरे को कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है, तो कह रहे हैं उसका दूसरे एसेट को यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या देखना होता है, हमें बेसिकली यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ देखनी होती है। हम जब यहाँ पर यूजफुल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर मैं फिजिकल लाइफ की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि वो उसके लिए यूजफुल लाइफ कितनी है उसकी इकोनॉमिक, उतने टाइम में हम डेप्रिसिएशन को क्या करके चलेंगे बेटा, चार्ज करके चलेंगे। अब ये यूजफुल लाइफ कितनी है, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हम टेक्निकल फैक्टर्स देखेंगे, हम देखेंगे यार एक्सपेक्टेड कितना है, कि कितना टाइम ये एसेट चल जाएगा, इसकी कैपेसिटी है कितनी, कितने प्रोडक्ट बना लेगा ये, टेक्निकल एस्पेक्ट हम देख के चलेंगे, हम देखेंगे यार कितना फिजिकल वेयर टेयर ऑफ होता है इसके अंदर। ठीक है ना, कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, कहीं ऐसा तो नहीं टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेटा डिपेंड करता है कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी होगी। तो जब भी हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, मेजर करनी होती है, तो हमें देखना है कि कॉस्ट कितनी है, हमें देखना है यूजफुल लाइफ कितनी है। आखिरी क्या है, रेजिडुअल वैल्यू। ये रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है, कह रहे हैं इकोनॉमिक लाइफ के एंड में कितना पैसा मिल जाएगा। मैं ये प्रोजेक्टर बेच देता हूँ, मान लो 5 साल मैंने प्रोजेक्टर यूज करा, 5 साल इसकी इकोनॉमिक लाइफ थी, 5 साल बाद मैं ये प्रोजेक्टर जो है बेचता हूँ, मेरे को इस प्रोजेक्टर को बेचने का कितना मिल जाएगा, इस प्रोजेक्टर को अगर मैं बेचता हूँ मेरे को कितना पैसा मिल जाएगा, वो रेजिडुअल वैल्यू है बेटा, वो क्या है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू है। बोलो समझ में आया? अब ये जो रेजिडुअल वैल्यू है, इसको हम क्या कर देते हैं, कॉस्ट में से माइनस करते हैं, क्योंकि देखा जाए मेरे को इस एसेट की नेट कॉस्ट क्या पड़ी, क्योंकि इतना तो पैसा मिल जाएगा, स्क्रैप वैल्यू है इतना तो मिल जाएगा, तो कितनी वैल्यू है जो मुझे डेप्रिशिएट करते हैं, कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो, उतना हम डेप्रिशिएट करके चलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में। डब्ल्यूडीवी में रेजिडुअल वैल्यू का कोई कंसेप्ट ही नहीं होता। कल हम सीखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कल हम सीखेंगे डब्ल्यूडीवी मेथड, वहां हम सीखोगे कि डब्ल्यूडीवी के अंदर रेजिडुअल वैल्यू का कंसेप्ट ही नहीं होता, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होता है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, वो कंसेप्ट होता है। अब मैंने आज जो करवाया ना, स्पेशली लास्ट के 15-20 मिनट, वो सारा ही आप लोगों के लिए नया था। रेदर अगर मैंने आपको रीजंस भी बताए हैं कि डेप्रिसिएशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, आप 3 कारण थे जो आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे, आप लोगों ने और कारण जाने हैं आज, है ना। आप लोगों ने बेटा आज ना कुछ लिखना नहीं था, और जो मैंने समझाया है, जो भी चीजें बताई है, डोंट वरी, मैंने सिर्फ आपका एक बेस क्रिएट करा है, मैं आपकी वो सोच को वाइड करना चाह रहा था कि बेटा जहां तक आप सोचते हो ना डेप्रिसिएशन है, उससे कहीं वाइडर चीजें हैं सीखने के लिए फाउंडेशन लेवल पे।
तो जब आप फाउंडेशन के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपने ये चीज सोचनी है कि आपने अपने को रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना, आपने वाइडर सोचना है। जहां जहां पर हमारे पास ऐसे टॉपिक्स आएंगे जिसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कोई, तो वहां पर कुछ ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। इवन अगर हम फाइनल अकाउंट्स भी तैयार करेंगे, तो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर तैयार करते टाइम आप देखोगे कि जो एडजस्टमेंट आप लोगों ने करी हुई है पहले, उससे कहीं ज्यादा एडजस्टमेंट अब आप कर रहे हैं। और कहीं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बोलूंगा, एडवांस एडजस्टमेंट बोलूंगा। मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा एडवांस एडजस्टमेंट, हायर लेवल की एडजस्टमेंट अब करते हुए नजर आएंगे। ठीक है बेटा, बस इतना ध्यान रखना, डिफिकल्ट नहीं है। बस सबने अपना ना लेवल इंक्रीज करना है अगर फाउंडेशन क्लियर करना। हमें बस थोड़ा सा उस लेवल के हिसाब से पढ़ना। तो व्हाट वी विल डू, कल हम ना स्टेट, पहले आपको वापस आपके लेवल पे लेके जाएंगे। पहले हम आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, पहले हम इसी के ऊपर फोकस करके पूरा का पूरा डेप्रिशिएशन एक बार रिवाइज करवा दूंगा। मैं उसको रिवाइज ही बोल रहा हूँ, वाई? क्योंकि ये चीज तुम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। और रिवीजन कैसे होगी, इतने अच्छे से रिवाइज करवा देंगे कि तुम लोगों से स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV में कभी गलती नहीं। मैं लिमिटेड से एग्जांपल लूंगा अपनी तरफ से, 2-3 एग्जांपल लूंगा अपनी तरफ से। हम क्लास के अंदर हर एक मेथड सीख लेंगे कि कैसे कैसे अकाउंट्स बन सकते हैं। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं कर रहे तब क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपन कर रहे हैं तब क्या, एसेट डिस्पोजल अकाउंट अगर मेंटेन कर रहे हैं तब क्या। तो हम तीनों चीजें हम सीख के चलेंगे। पहला चैप्टर है, हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे। ठीक है, थोड़ा स्लो चलेंगे पहले चैप्टर में। चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 10 नंबर का सवाल आपको इस चैप्टर में से देखने को मिल सकता है, 8 नंबर का सवाल पेपर में देखने को मिल सकता है। एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर यूजुअली इसमें से हर बार क्वेश्चन होता ही होता है। मैं तुम्हारे पेपर में भी एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि मई 24 में भी या जून 24 में भी इसमें से सवाल रहेगा ही रहेगा पेपर में। तो थोड़ा सा बेटा बस पेशेंस रख के चलिएगा, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे। जैसे ही एक हमारा कंफर्ट जोन बन जाएगा, आपका मेरे साथ, मेरा आप लोग आपके साथ, ठीक है, एक ट्यूनिंग हमारी बैठ जाएगी, हम अपने आप स्पीड को बढ़ा देंगे। इनिशियल कुछ डेज हमारी क्लासेस भी शॉर्ट ड्यूरेशन की ही रखेंगे, बट ग्रेजुअली हम बेटा क्लासेस की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। और जो बच्चे +2 में है, डोंट वरी एट ऑल, आप लोग बेटा +2 पे फोकस करके चलो। ठीक है, साथ साथ ये लेक्चर्स लगाओ जितने लगा सकते हो। हम आपके जैसे ही बोर्ड के एग्जाम्स खत्म होंगे, उस पर फास्ट ट्रैक मोड के अंदर जो जो टॉपिक आपके मिस होंगे वो भी करवाएंगे। प्लस आप लोगों को कुछ अगर एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ा, हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे। सो डोंट वरी एट ऑल। और ये मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं, हम आपने आपके चारों सब्जेक्ट के लिए चीज बता रहे हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट्स के लिए। बस अच्छे से पढ़ना है बेटा, जितना कराऊंगा डेली बेसिस के ऊपर रिवाइज करना है। आज को ज्यादा रिवाइज नहीं करना है घर जाके, लेकिन जो हमारी अगली क्लास रहेगी उसका रिवाइज करना है। और जो मैंने बेटा थ्योरी लिखवानी होगी, जहां मुझे लगेगा बच्चे को साथ में लिखना चाहिए, वो बच्चे उस केस में आप साथ में लिखकर चलेंगे। और जहां मुझे लगेगा नहीं यार ये मैं बस समझा दूं, बच्चा घर जाके अपने आप रीड कर ले, तो वो वाली चीजें बेटा हम क्या करेंगे, आपको मैं टाइप फॉर्म में इसी फाइल के अंदर मैं ऐड करता रहूंगा, और आपको एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा, वी आर एंडिंग टुडे सेशन। और अब हमारी मुलाकात होगी परसों। कल आप लोगों की बेटा क्लास रहेगी मैथमेटिक्स की और इकोनॉमिक्स की। थैंक यू सो मच बच्चे। बेटा उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बेटा कोई डाउट है, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। जितना कराया, जो बोला, समझ में आया? बस समझ आना जरूरी है बेटा, कोई डाउट घर नहीं लेकर जाएंगे, और पार्टिसिपेट जरूर करें। ठीक है जी। और सब्जेक्ट आसान है, सब्जेक्ट बहुत आसान है, और मैं बता रहा हूँ क्लास में मजा बहुत आने वाला है अगर तुम लोग इंटरेक्ट करोगे। हंसते हंसते टॉपिक कर जाएंगे अगर तुम लोग इंटरेक्ट करोगे। हाँ, हर टॉपिक में मजाक नहीं हो सकता, लेकिन यस देयर आर टॉपिक्स इन आवर सिलेबस जिसके अंदर मैं मजाक मजाक में तुम लोगों के साथ बात करते करते तुम लोगों को मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पार्टिसिपेट जरूर करना, इंटरेक्ट जरूर करना, और फीडबैक बेटा जरूर देना। अगर अच्छा लगे बताना जरूर, और अगर कोई कमी लगे तब तो जरूर बता। अच्छा लगे बेशक ना आता हो, लेकिन कोई कमी लगे, कोई लगे नहीं यार थोड़ा सा स्पीड ज्यादा हो रही है, या कुछ भी इशू क्लास में लगता है किसी भी फैकल्टी के साथ, हमारे साथ ओपनली डिस्कस करो बेटा, वी विल वर्क ऑन इट। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो कर सकते हो हम करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑल ऑन सैटरडे।